बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीकेंड मेरी एक बहुत ही प्यारी और पुरानी दोस्त नाज़िया और उसकी फ़ैमिली ने हमें लंदन से दुबई विज़िट किया। हम दोनों ग्रेड 6 से फ्रेंड्स हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी और प्रेशियस है। मैंने उसकी फ़ैमिली के लिए एक फ़ॉर्मल डिनर अरेंज किया, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह डिनर अरेंज करती हूँ, कैसे मैं अपनी सारी चीज़ों को प्री प्लान करती हूँ और कैसे मैनेज करती हूँ। तो एज़ ऑलवेज़ मैंने सबसे पहले डिनर का मेन्यू डिसाइड किया, जिसमें कुछ स्टार्टर्स थे, मेन्स थे, ब्रेड्स और डिज़र्ट्स थे। मेन्यू हमेशा अपने गेस्ट की प्रेफरेंसेस और अपने रिसोर्सेज और टाइम के हिसाब से अरेंज करें। डिनर सैटरडे को था, तो मैंने थर्सडे से उसकी प्रेप शुरू की और मैंने अपनी सारी टास्क को थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे पे डिवाइड कर लिया। थर्सडे की मेरी 3 टास्क थी। सबसे पहले मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट प्रिपेयर किया। देसी कुकिंग में जिंजर गार्लिक पेस्ट तकरीबन हर चीज़ में ही इस्तेमाल होता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं फ़्रेश बना के इस्तेमाल करूँ। मेन्स में मुझे बनाने थे फ़्राई कबाब, जो कि कराची के एक मशहूर रेस्टोरेंट वहीद के कबाब से इंस्पायर्ड थे। इसके लिए मुझे चाहिए था कच्चे पपीते का पेस्ट, तो वो भी मैंने बना के रखा। कच्चे पपीते का पेस्ट बनाने के लिए पपीते को उसके पील के साथ पीसा जाता है। इसलिए सबसे पहले पपीते को अच्छी तरह ब्रश से रगड़ के धो लें, उसके बाद उसे काट के उसके बीज रिमूव कर लें, फिर पपीते को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के चॉपर में प्रोसेस कर लें। कच्चे पपीते के पेस्ट को किसी प्लास्टिक या शीशे के कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में 3 से 4 महीने तक ईज़िली स्टोर किया जा सकता है। इसके बाद मैंने 2 किलो प्याज को स्लाइस करके उसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया और इसे ज़िपलॉक बैग में डाल के रख लिया। कोरमा, बिरयानी और फ्राई कबाब तीनों में ही ये प्याज इस्तेमाल होगी। तो ये तो हो गए थर्सडे के काम। फिर फ्राइडे को मैंने अपनी नमाज और इबादत से फ़ारिग होने के बाद सबसे पहले टेबल सेटिंग की, जिसके लिए मैंने टेबल पे पहले टेबल कवर बिछाया, फिर बीच में रनर बिछाया और उस पे मुझे क्रीसेस नज़र आ रही थी, तो फिर मैंने उसको स्टीम आयरन से स्टीम कर दिया। क्योंकि ये एक फॉर्मल सिट डाउन डिनर था, तो मैंने अपनी क्रॉकरी और कटलरी की भी उसी हिसाब से प्लेस सेटिंग्स कर दी। फाइनली प्लेट पे मैंने फोल्डेड नैपकिन रख दिया और राइट हैंड साइड पे कोस्टर पे ग्लास भी सेट कर दिया। टेबल सेटिंग्स और नैपकिन फोल्डिंग्स पे मैं पहले भी बहुत डिटेल्ड वीडियोस कर चुकी हूँ, जिनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ये डिनर मैंने 12 लोगों के लिए अरेंज किया था, तो अडल्ट्स के लिए मैंने डाइनिंग टेबल पे सेटिंग कर दी थी और बच्चों के लिए एक सेपरेट टेबल बना दी थी। फिर मैंने अपने मेन्यू के हिसाब से सारी डिशेस और बोल्स भी टेबल पे सेट कर दिया। मैं अपनी टेबल हमेशा डिनर से एक दिन पहले सेट करना प्रेफर करती हूँ, ताकि आखिर में कोई स्ट्रेस ना हो। टेबल सेट करने के बाद मैं फ़ौरन किचन में गई और सबसे पहले फ़्राई कबाब को मैरिनेट करने की प्रिपरेशन शुरू की। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ़्राई कबाब की रेसिपी आपके साथ डिटेल में शेयर करूं, तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं, मैं इंशाल्लाह जल्द ही शेयर करूंगी। कीमा मैरिनेट करने के बाद मैंने चेरी क्रंच की प्रिपरेशन शुरू की। चेरी क्रंच एक बहुत ही मज़ेदार कस्टर्ड बेस्ड डिज़र्ट होता है, जो हमें अक्सर शादियों में खाने को मिलता है। कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया, जिसमें से थोड़ा सा दूध मैंने कस्टर्ड पाउडर में शामिल कर दिया ताकि उसकी स्लरी बन जाए। बाकी दूध मैंने एक पैन में डाल दिया और साथ ही उसमें मैंने चीनी भी ऐड कर दी। इन रेसिपीज़ के इंग्रेडिएंट्स और उनकी एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ आपको स्क्रीन पे तो नज़र आ ही रही है, लेकिन इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। दूध और शुगर को मीडियम हाई फ्लेम पे तब तक पकाना है जब तक शुगर डिज़ोल्व हो जाए। फिर जब दूध में हल्का सा उबाल आने लगे, तो उसमें कस्टर्ड स्लरी ऐड कर दें और साथ साथ इसमें चमचा चलाते रहें। मुस्तकिल कस्टर्ड को स्टर करने से कस्टर्ड बिल्कुल स्मूथ रहेगा और उसमें कोई लम्स नहीं बनेंगे। जब कस्टर्ड में हल्के हल्के बबल्स आने शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। अब फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इस कस्टर्ड को थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने का इंतज़ार करें। रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए कस्टर्ड को मुस्तकिल स्टर करते रहें ताकि इसके ऊपर कोई लेयर ना बने। जब कस्टर्ड में से धुआं निकलना बंद हो जाए और वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो फिर इसे किसी ग्लास बोल में निकाल लें, ऊपर से क्लिंग रैप से कवर कर दें और ओवरनाइट चिल होने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें। कस्टर्ड के बाद मैंने डिज़र्ट के लिए क्रंच प्रिपेयर किया, जिसके लिए मैंने एक पैन में आधा कप शुगर ली, उसे अच्छी तरह स्प्रेड कर दिया और मीडियम हाई फ्लेम पे रख दिया। इनिशियली शुगर को बिल्कुल स्टर नहीं करना है, लेकिन जब शुगर साइडों से मेल्ट होने लगे और हल्की एम्बर कलर की हो जाए, तो फिर उसे स्पैचुला से स्टर करें और वेट करें जब तक कि पूरी शुगर मेल्ट ना हो जाए। जब शुगर बिल्कुल मेल्ट हो जाए और पूरी एम्बर कलर की हो जाए, तो फिर इसमें 1/3 कप आलमंड्स या पीनट्स ऐड कर दें और उन्हें अच्छी तरह इस कैरामल में कोट कर दें। फिर मेटल के पैन को ऑयल से ग्रीस करें, उस पर इस क्रंच को निकाल के अच्छी तरह स्प्रेड कर लें। फिर मैंने सैलड प्लेटर की प्रिपरेशन शुरू की, जिसके लिए मैंने सबसे पहले मैक्रोनी सैलड बनाई। मैक्रोनी सैलड की ड्रेसिंग के लिए मैंने एक बोल में लिया केचप, चिली गार्लिक सॉस और मेयोनीज़। उसके अलावा मैंने उसमें कुछ सीजनिंग्स ऐड की, जिसमें सबसे पहले मैंने ऐड किया गार्लिक पाउडर, क्रश ब्लैक पेपर, कश्मीरी लाल मिर्च और लेमन जूस। फाइनली ड्रेसिंग में थोड़ा सा नमक ऐड करें और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें।
अब हम इस ड्रेसिंग में बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसमें मैंने पहले ऐड की बॉईल की हुई मैक्रोनी। उसके बाद मैंने इसमें कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स ऐड की, जिसमें शामिल है क्यूकम्बर, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न और रेड कैबेज। फिर इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ड्रेसिंग के साथ आप स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लें। उसके बाद इस बोल को क्लिंग रैप लगा के आप ओवरनाइट चिल कर लें। इन सारी सैलड्स को ओवरनाइट चिल करना ज़रूरी है बिफोर सर्विंग। इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे चिकपी एंड रेड बीन सैलड, जिसकी ड्रेसिंग के लिए मैंने एक बोल में लिया चिली गार्लिक सॉस। उसके अलावा मैंने इसमें ऐड किया इमली की चटनी या टैमरिंड सॉस। सीजनिंग्स में मैंने ऐड किया गार्लिक पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, लेमन जूस और नमक। फिर इस ड्रेसिंग में बॉईल किए हुए चने ऐड कर दें, साथ ही इसमें लोबिया ऐड कर दें। अब हम इसमें कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जिसमें शामिल है चॉप की हुई प्याज, स्वीट कॉर्न और क्यूकम्बर। फिर सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद क्लिंग रैप लगा के इसे ओवरनाइट फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। अगर आज आप पहली बार मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप दे के लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। अब जो थर्ड सैलड हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो है रशियन सैलड, जिसके लिए मैंने एक बोल में लिया मेयोनीज़ और टेट्रा पैक की क्रीम, और साथ ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून आइसिंग शुगर ऐड कर दी। सीजनिंग में मैंने इसमें ऐड किया क्रश हुआ हुआ ब्लैक पेपर और नमक, और फिर मैंने स्पैचुला की मदद से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इस ड्रेसिंग में हमने ऐड किया रशियन सैलड का मेन इंग्रेडिएंट यानी चॉप किया हुआ एप्पल। साथ ही हमने इसमें पाइनएप्पल के स्लाइसेस को भी चॉप करके ऐड कर दिया। फिर इसके बाद हमने इसमें ऐड किए बॉईल और क्यूब किए हुए आलू और बॉईल किए हुए मटर, और इसको अच्छी तरह स्पैचुला से मिक्स किया। उसके बाद इस पे क्लिंग रैप लगा के इसे रेफ्रिजरेटर में ओवरनाइट चिल होने के लिए रख दिया। इन सारी सैलड्स को मैंने एक रात पहले इसीलिए बनाया ताकि ये ओवरनाइट फ्रिज में अच्छी तरह चिल हो जाए। फिर नेक्स्ट डे यानी सैटरडे को मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह से फारिग होने के बाद पहले फ्राई कबाब, उसके बाद चिकन कोरमा, चिकन बिरयानी भी प्रिपेयर कर ली। इसके बाद अपने डिज़र्ट यानी चेरी क्रंच को फाइनलाइज़ करने के लिए मैंने जो एक रात पहले कस्टर्ड बना के रखा था उसमें 200 ml ऑफ़ क्रीम ऐड कर दी। मैं विपिंग क्रीम ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो टेट्रा पैक की क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टर्ड और क्रीम को विस्क की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें कि उसमें कोई लम्स ना रहें और बिल्कुल स्मूथ हो जाए। साथ ही इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड कर दें और उसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इस कस्टर्ड में चेरी क्रंच के बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दें, जिसमें शामिल हैं इंजीर, ग्लेज़ चेरीज़, काजू, बादाम, पिस्ते और किशमिश। 4 से 5 ड्राइड इंजीर को मैंने थोड़ी देर पानी में भिगो लिया, फिर उसे मैंने छोटे पीसेस में चॉप कर लिया। इसी तरह मैंने ग्लेज़ चेरीज़ को भी छोटे पीसेस में चॉप कर लिया। सिमिलरली काजू, पिस्ते और बादाम को भी मैंने चॉप कर लिया और किशमिश को अच्छी तरह साफ़ करके इन सारी चीज़ों को कस्टर्ड में ऐड कर दिया। इसके बाद जो क्रंच मैंने एक रात पहले बना के रखा था उसे भी मैंने छोटे पीसेस में तोड़ लिया, जिसके लिए मैंने हावन दस्ता इस्तेमाल किया। फिर ये क्रंच भी मैंने इस कस्टर्ड में शामिल कर दिया। जब मैंने ये डिज़र्ट सर्व किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे इस स्टेज पे क्रंच इसमें शामिल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि क्रंच इसमें सारा डिज़ोल्व हो गया। इसलिए जब आप ये डिज़र्ट बनाएं तो बिल्कुल सर्व करने से पहले उसमें क्रंच शामिल करें। फिर मैंने फ्रूट कॉकटेल का एक कैन लिया और उसको मैंने छन्नी में डाल के उसके सारे लिक्विड को ड्रेन कर लिया। जब फ्रूट्स का सारा लिक्विड ड्रेन हो गया तो फिर मैंने इन फ्रूट्स को भी कस्टर्ड में ऐड कर लिया और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया। फिर जिस बोल में मुझे चेरी क्रंच सर्व करना था उसमें मैंने सारा कस्टर्ड डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें वाइट चॉकलेट चिप्स और सेमी स्वीट चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर दिया और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इसके बाद मैंने डिज़र्ट को बाकी बचे हुए क्रंच और चेरीज़ के साथ गार्निश कर लिया। फिर मैंने डिज़र्ट को क्लिंग रैप से कवर करके फ्रिज में चिल होने के लिए रख दिया। ठंडा ठंडा ये डिज़र्ट खाने के बाद बहुत ही मज़े का लगता है और आने वाले समर्स में ये आपके मेन्यू में एक अच्छा एडिशन होगा। फाइनली डिनर सर्व करने से बिल्कुल पहले मैंने सारी सैलड्स को एक प्लेटर पे अच्छे से सेट किया और उससे सैलड लीफ से गार्निश किया। मेन्यू में जो बिरयानी और कोरमा था वो रेसिपीज़ मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो उन रेसिपी के लिंक्स मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। उसके अलावा मीठी दही बूंदी और खीर मेरी बहन बना के लेके आई थी, तो वो मैंने एज इट इज़ सर्व कर दिया। तो इस तरह मैंने ये फॉर्मल डिनर पार्टी प्लान और अरेंज की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह जल्द मैं आपके साथ फ्राई कबाब की रेसिपी भी शेयर करूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।